बच्चों, यूपी ट्रिपल एस सी का पीईटी का पेपर लगा हुआ है इस हफ्ते में, शनिवार और रविवार को। तो जो भी इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग रिवाइज करेंगे। जनरल स्टडीज़ के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि ऋग्वेद कंटेन्स डायलॉग बिटवीन अ सरद नेम्ड विश्वामित्र एंड विच टू रिवर्स। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है? तो ये है ब्यास और सतलुज के बीच में। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सी नदी का जो है पुराना नाम ऋग्वैदिक काल में नाम क्या था? तो शतुद्री सतलुज को बोला जाता था, अश्किनी चिनाब को बोला जाता था, वितस्ता झेलम को बोला जाता था, और उसके बाद में रावी आ गई तो पुरुषली जो है वो रावी को बोला जाता था, और उसके बाद में जो है व्यास। तो ये इंपॉर्टेंट नदियों के नाम थे जो उस समय बोले जाते थे। और ऋग्वैदिक कालीन जो थी ये सभ्यता जो थी, सबसे पहले जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक रही थी। और इस सभ्यता का इम्पोर्टेंट ये है कि ये एक यहाँ पर जो देखा जाता था कि ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता। नेक्स्ट आते हैं, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू हैड formed which of the following political parties within the Congress to argue for the return to council politics? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो याद रखिएगा कि जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1920 में, तो 1 अगस्त 1920 को जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है तो असहयोग आंदोलन का मुद्दा क्या रहता है? 3 मुद्दे रहते हैं। एक तो 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा जो होता है खिलाफत का मुद्दा होता है, और तीसरा जो होता है वो जो तुर्की का जो खलीफा होता है उसको अपदस्थ कर दिया जाता है अंग्रेजों द्वारा, उसको अपनी गद्दी से हटा दिया जाता है। तो ये 3 कारण जो है वो असहयोग आंदोलन का कारण बनते हैं। उसके बाद असहयोग आंदोलन होता है, और उसके बाद 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना घटती है, और उसके बाद गांधी जी जो है इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं, इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। उसके बाद में कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जो है वो जेल में डाल दिए जाते हैं, और उसके बाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ये मिल करके एक नई पार्टी का फॉर्मेशन करते हैं। वो नई पार्टी धीरे धीरे ग्रो कर रही होती है। उसके बाद में उस पार्टी का नाम होता है, 1923 में ये पार्टी बनती है, और ये होती है स्वराज पार्टी। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द खुदाई खिदमतगार के फाउंडर कौन है? एंड इज आल्सो नोन एज, इनको बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? तो खुदाई खिदमतगार ये इनके संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी बुलाया जाता है, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो 1923 में जो अधिवेशन हुआ था, तो सबसे कम उम्र के जो अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने थे। हकीम अजमल खान का नाम भी आता है, और सर सैयद अहमद खान का नाम, ये इन्होंने एएमयू का फॉर्मेशन किया था। तो ये जो है हकीम अजमल खान जो है ये मुस्लिम लीग से संबंधित थे, और सर सैयद अहमद खान जो है ये इन्होंने जो है एएमयू का, जैसा कि मैं बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का के संस्थापक थे। नेक्स्ट आते हैं, हिंदुस्तान गदर पार्टी हेडक्वार्टर उसका कहाँ पे था? लोकेटेड एट 1913। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है। सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की जाती है, और उसके साथ ये गदर जो है ये अखबार भी निकाला जाता है, साप्ताहिक, और इसका मुख्यालय जो है वो सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में होता है। अब इसमें यह भी जान लीजिए कि इंडिया हाउस की स्थापना भी पूछी जाती है कि इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में सबसे पहले जो पार्टी बनी थी, या सबसे पहले जो संगठन बना था, वो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने
उस संगठन को लंदन में स्थापित किया था और वो संगठन था इंडिया हाउस। और यही इंडिया हाउस जो है, जब श्यामजी कृष्ण वर्मा के बाद में इसको संभालने का जो है दायित्व जो है वो वी.डी. सावरकर के पास आता है। ठीक है, वी.डी. सावरकर ने जो एक किताब भी लिखी है, द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, 1857 की क्रांति को लेकर के। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हाट कॉजेज रेनफॉल ऑन द कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु इन द बिगिनिंग ऑफ द विंटर। विंटर के समय में या शीत ऋतु के शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है। पहला तो है कि जब हम लोग जानते हैं कि 1 जून को जो है, मान लीजिए ये भारत में ये पश्चिमी तटीय भाग है और यहाँ पे पूर्वी तटीय भाग है। अब मानसून जो है 1 जून को यहाँ पर टकराता है मानसूनी हवाएं, और ये जो है यहाँ बंगाल की खाड़ी में भी आती है। उसके बाद फिर 15 जून को होते होते ये अंदर साइड में पहुँच जाती हैं, हिमालय से टकराती हुई ये पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं, या इसको कह सकते हैं कि जो 7 स्टेट्स हैं वहाँ पर ये बरसात करती है। वहीं पर जो है मोहसिन राम ग्राम का नाम है, गांव का नाम है, और जो चेरापूंजी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मेघालय में, वहाँ पे दारू खासी जयंतिया के बीच में वहाँ पर क्या है, ये बारिश करती है। तो सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला स्थान वो है। ठीक है, पहली बात। दूसरा बात जो ये है कि जब मानसून आता है तो मानसून जब अपने पीक पर होता है तो दक्षिण पश्चिम मानसून इसको बोला जाता है, यानी दक्षिण से पश्चिम की ओर नीचे से आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून बोला जाता है। और उसके बाद में इसको इस तरह कर लेते हैं, इस तरीके से। और उसके बाद में जब ये लौटता मानसून होता है, जब यहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ से क्या होता है, ये मानसून लौटता मानसून होता है। तो लौटता मानसून में देखिए ये उत्तर की तरफ जो है, उत्तर से पूरब की तरफ को आ रहा है, तो उत्तर पूर्व मानसून हो जाता है। तो यानी कहने का मतलब है उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून जो है, इसके कारण जो है ये तमिलनाडु में वर्षा होती है। नेक्स्ट है बंडेल चर्च, जिसको द ब्रासिका ऑफ द होली रोजरी बोला जाता है। ये कंस्ट्रक्टेड बाय द पुर्तगीज के द्वारा बनाया गया था। लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड यूटीज, किस राज्य में अथवा संघ शासित प्रदेश में यह अवस्थित है। तो पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। सबसे जो पुर्तगाली जो थे, जैसा कि आपको पता है कि 1498 में सबसे पहले जो है वास्को डी गामा भारत आया था, कालीकट के जो है जिसको कोझिकोड कहा जाता है इस समय। तो वहाँ पर जो है जमोरिन ने स्वागत किया था, और ये वापस कब गए थे, 1961 में ये वापस गए थे। गोवा जो था वहाँ पर इनका केंद्र था, और गोवा को छोड़ करके ही 1961 में भारत से वापस गए थे। नेक्स्ट है गोल्डन रिवॉल्यूशन, या कह रहे हैं सुनहरी क्रांति या फिर स्वर्ण क्रांति जो है, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। तो स्वर्ण क्रांति भारत के निम्नलिखित में किस कृषि क्षेत्र में के विकास की जिम्मेदार है। तो स्वर्ण क्रांति बोली जाती है बागवानी के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए। याद रखिएगा, पोटैटो के लिए, पोटैटो के प्रोडक्शन के लिए, या फिर आलू के प्रोडक्शन के लिए जो है। तो ये जो है ये गोल्ड क्रांति होती है। और सफ़ेद क्रांति तो आप लोग जानते हैं, श्वेत क्रांति जो है ये दूध के लिए है, दूध के लिए, पेट्रोलियम के लिए, प्रोडक्शन के लिए। ये ब्लैक काली क्रांति बोली जाती है, ब्लैक रिवॉल्यूशन बोला जाता है। तिलहन के लिए ये येलो बोली जाती है, पीली क्रांति बोली जाती है। उसी तरह से कोकोआ या कॉफी के लिए, चाय के लिए भूरी क्रांति बोली जाती है। ठीक है, तो इसमें ग्रीन गोल्डन रिवॉल्यूशन का जो आंसर हो जाएगा वो होगा हॉर्टिकल्चर, यानी बागवानी। नेक्स्ट आते हैं, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी लोकेटेड। IRDA जो कि नियामक संस्था है इंश्योरेंस की, तो बीमा की जो नियामक संस्था है, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। इसी प्रकार से और भी जो मेजर बॉडीज है, जैसे सेबी है, तो सेबी जो है ये नियामक संस्था है शेयर मार्केट की। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। ठीक उसी तरह से RBI है,
आरबीआई जो नियामक संस्था है वो बैंकिंग की नियामक संस्था है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। उसके बाद में जो है ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, तो ये मेजर इम्पोर्टेंट जो भी नियामक संस्थाएं हैं उनके बारे में है। नेक्स्ट आते हैं, ए पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर कोई व्यक्ति पार्लियामेंट या संसद का सदस्य नहीं है और उसको अपॉइंट किया जाता है, एक मिनिस्टर बना दिया जाता है बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा, फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथ्स, कितने मंथ के लिए वो मिनिस्टर बन सकता है, यानी कि उसको चुनाव पास करना होगा, चुनाव जो है लड़ना होगा और चुनाव को जो है जीतना होगा, है ना। तो एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इजी क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं 6 महीने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। 6 महीने के अंदर में उसको किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से, लोकसभा से जो है या फिर राज्यसभा से उसको सांसद बनना अनिवार्य होगा, तभी वो मंत्री पद पर रह सकता है। और इसमें एक बात और भी है कि कोई भी व्यक्ति जो है लगातार अगर 60 दिन तक, 60 डेज तक, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी है, राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर है, तो अगर वो 60 दिन तक बिना सूचना के अध्यक्ष को या फिर कह सकते हैं उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं उनको बिना सूचना के अपसेंट रहता है, वहाँ पर जो है कार्रवाई में भाग नहीं लेता है, तो उसकी सदस्यता जो है वो रद्द हो जाती है, सदस्यता जो है वो चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेम द हाई कोर्ट दैट हैज ज्यूरिडिक्शन ओवर द यूनियन टेरिटरी ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। तो ये आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जितने भी हाई कोर्ट्स है और उनका जो है क्या, कौन से हाई कोर्ट्स में जो है वो उनका क्षेत्राधिकार आता है। हालांकि अंडमान निकोबार का क्षेत्राधिकार जो है ये कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट थी कि बताना भूल गया मैं, कि वो स्टेट्स कौन कौन से हैं जहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, पीछे आ जाते हैं थोड़ा सा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट वो है, कौन कौन से नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, उत्तर पूर्वी राज्य है जिनमें हाई कोर्ट है इस समय। तो याद रखिएगा 4 जगह में हाई कोर्ट बन चुका है। पहला तो गुवाहाटी हाई कोर्ट असम में पहले से है, दूसरा मेघालय में बना है, तीसरा मणिपुर में बना है, और चौथा जो है वो है त्रिपुरा में बना है। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये 3 बाद में बने हैं, टोटल हो गए हैं 24। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, when 73rd and 74th constitutional amendment were passed by the Parliament of India for the existence of पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया? ये पारित किया गया था दिसंबर 1992 में। इसके बारे में जान लीजिए। देखिए टोटल जो कितनी अनुसूची हैं, पहले 8 अनुसूची हुआ करती थी मूल संविधान में। 8 अनुसूची के बाद में जब नवी अनुसूची जोड़ी गई तो नवी अनुसूची ये भूमि सुधार को लेकर के थी। ठीक है, और इसी को लेकर के जब ये नवी अनुसूची जोड़ी गई, पहला संविधान संशोधन किया गया था, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, वो उसको जब ये किया गया तब ये जो है ये पहली अनुसूची जोड़ी गई थी। ये 1951 में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि उसी प्रकार से फिर 10वीं अनुसूची आई दल बदल को लेकर के, फिर 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन में ये 11वीं अनुसूची जो थी ये जोड़ी गई। इसमें जो है टोटल 29 विषय लिए, 29 विषयों पर कानून बनाने की जो है वो पंचायती राज को शक्ति दी गई कि वो कानून बना सकती है। उसी तरह से 12वीं अनुसूची जो है वो जोड़ी गई, जो 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, जिसमें 18 विषय लिए गए जो कि कानून बनाने की शक्ति जो है वो इनको दी गई, नगर पालिकाओं को दी गई। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब इससे पहले की कुछ चीज़ें और जान लेते हैं।
पूछा जाता है कि कौन कौन सी पंचायती राज को लेकर समितियां बनी है। तो जैसे सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी जो है सबसे पहली थी, फिर अशोक मेहता कमेटी थी, फिर जो है राव जो है कमेटी थी, सिंघवी कमेटी थी, सिंघवी कमेटी के बाद पीके थंगन कमेटी थी। अब ये जो है सीरियल इनका ऑर्डर, इसको जान लीजिए। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो कमेटीज बनी थी इसमें क्या हुआ, त्रिस्तरीय जो पंचायती राज है उसको अपनाया गया था, यानी जिला स्तर पर, खंड स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर। तो यहाँ पर ये बात आती है कि किस चैप्टर में या किस भाग में ये दे रखा है। तो ये जो पंचायती राज है इसके बारे में 73वां जो संविधान संशोधन किया गया और 74वां संविधान संशोधन किया गया, उसके बाद में भाग 9 और भाग 9 का 9 जो है ये भाग पंचायती राज को लेकर के है संविधान का, और भाग 9 का ये नगर पालिकाओं को लेकर के है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, by whom the Fort William College located at Calcutta was founded in the year 1800। कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज ये जो है कलकत्ता में है और इसकी स्थापना रिचर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आते हैं, Which of the following was the first Harappan site excavated in independent India। स्वतंत्रता के बाद, ये तो हम लोग जानते हैं कि दयाराम साहनी ने सबसे पहले जो है हड़प्पा जो है की खुदाई करी थी। तो वो पहली जो है जगह थी जहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले। उसके बाद जो है राकलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो करी, ठीक है। अन्ना घाट मिला जो सबसे बड़ा जो है जगह बोली जाती है हड़प्पा सभ्यता की। उसके बाद में कालीबंगा ये राजस्थान में है, देसलपुर ये गुजरात में है, लोथल ये डॉकयार्ड है बंदरगाह, ठीक है। सुरकोटदा भी बंदरगाह है यहाँ पर, वो भी गुजरात में है। रोपड़ जो है ये रोपड़ ये इसको ये पंजाब में है। ये स्वतंत्रता के बाद में इसको खोजा गया था, इसको पता लगाया गया था, इसका उत्खनन किया गया था रोपड़ का, ठीक है। तो यज्ञदत्त शर्मा जो है उन्होंने किया था, ये याद रखिएगा इसको। प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त इन द फॉर्म ऑफ द पोएम इन संस्कृत वाज कंपोज्ड बाय विच पोएट दैट वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द अशोका पिलर एट इलाहाबाद। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था। तो यहाँ पे प्रयाग नाम से ही आप जानते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति जो है इसका नाम ही है, प्रयागराज नाम हो गया है तो अभी इलाहाबाद नहीं कहेंगे हम। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है ये संबंधित किससे है, प्रशस्ति है ना। तो ये जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त जो है उनको भारत का नेपोलियन कहा गया है, पहली बात। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि गुप्त काल में जो प्रयाग प्रशस्ति है इसकी रचना जो है वो हरिसेन ने की थी। फिर आते हैं भास या भारवी। तो किरातार्जुन किताब सुनी होगी आपने, नाम सुना होगा, किरातार्जुन भारवी ने ये किताब लिखी थी। फिर उसके बाद है स्वप्न वासव दत्तम। स्वप्न वासव दत्तम ये भास ने लिखी थी। और बाणभट्ट ने कादम्बरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड ब्राउन कोल। निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। मैंने अभी बताया था कि ब्राउन कोल जो है ये जो है ये लिग्नाइट को कहा जाता है। लिग्नाइट कहाँ होता है, नेवली जगह है कहाँ पे, तमिलनाडु में, जहाँ पर नेवली सबसे ज़्यादा जो है ये तमिलनाडु, ठीक है, जहाँ पर ये पाया जाता है तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट। और एंथ्रासाइट कोयला जो है ये केवल और केवल जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, बेस्ट कोयला होता है। और इसकी जो कह सकते हैं कि जो कैलोरिफिक वैल्यू भी ज़्यादा होती है, और कह सकते हैं कि इसके जो है ये देर तक जलता है, और ये एक तरह से पूर्ण रूप से इसमें जो है कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होता है। तो एंथ्रासाइट केवल जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ज़्यादातर भाग में भारत में जो है वो बिटुमिनस, सब बिटुमिनस कह सकते हैं, बिटुमिनस टाइप का कोयला जो है वो पाया जाता है। तो ये याद रखिएगा।
एंथ्रासाइट के बाद बिटुमिनस की जो होती है क्वालिटी होती है, फिर उसका लिग्नाइट होता है, लिग्नाइट के बाद फिर नीचे में आकर के जो होता है वो पीट हो जाता है, सबसे खराब टाइप का कोयला। तो लिग्नाइट जो है वो नेवली में पाया जाता है। और बाकी जो बिटुमिनस की बात करें हम, तो बिटुमिनस जो कोयला है, तो कोयले की खदानें हैं, जैसे रानीगंज है पश्चिम बंगाल में, झारिया है बिहार में, झारखंड में, बिहार में बोलेंगे बल्कि, तो झारिया कोयले की खान है, या पश्चिम बंगाल में जो सबसे पहली खान खुली थी रानीगंज है। तो ये सभी कोयले की खानें भी जो है ये बिटुमिनस की है। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस हैड कम टू ईस्ट एशिया ऑन द इन्विटेशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन 13 जून 1943। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। सुभाष चंद्र बोस जो है, सबसे पहले इनको जो है हाईलाइट जब ये होते हैं तो ये 1938 में पट्टाभी सीतारमैया के खिलाफ में ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ते हैं, और वहाँ पर जो है ये जीत जाते हैं, और ये होता है हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन। उसके बाद में त्रिपुरी अधिवेशन होता है। त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी एमपी में है। त्रिपुरी अधिवेशन ये 1939 में होता है। दोनों में सुभाष चंद्र बोस जो है वो पट्टाभी सीतारमैया से जीत जाते हैं, और उनको जो है अध्यक्ष जो है चुन लिया जाता है। 39 में जब वो दोबारा अध्यक्ष का चुनाव लड़ते हैं, तो चूँकि पट्टाभी सीतारमैया जो है वो गांधी जी के द्वारा जो है उनके द्वारा खड़े किए गए जाते हैं, तो एक तरह से उनकी हार को, पट्टाभी सीतारमैया को हार को जो है गांधी जी अपनी हार मान लेते हैं, और सुभाष चंद्र बोस जो है वो उनको जो है एक तरह से अलग कर दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस अलग पड़ जाते हैं। उसके बाद वो जो है कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा देने के बाद में एक नई पार्टी का गठन करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक। याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है। फिर उसके बाद में इनको जो है ये 1942 का जो आंदोलन होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट, उसी टाइम पे जो है क्या होता है कि ये इनको जो है जेल में ले जाया जाता है। उसके बाद फिर इनको घर में ही नज़रबंद कर दिया जाता है। 1943 में ये जा कर के कहाँ किससे मिलते हैं? हिटलर से जाके मिलते हैं जर्मनी में, और 43 में ही वापस जा कर के सुभाष चंद्र बोस को रास बिहारी बोस जो है ये बुलाते हैं, और INA की कमान जो है इनको आज़ाद हिंद फौज की कमान सौंपते हैं। आज़ाद हिंद फौज की जो पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था, तो याद रखिएगा सिंगापुर में किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ किया था? सिंगापुर में किया था। ठीक है। जापान के साथ मिलकर, तो जो उस समय जापान के प्रधानमंत्री था उसके साथ मिलकर जो है जो यहाँ पे ब्रिटिश सत्ता थी उसको जो है ख़त्म करने के लिए इन्होंने मणिपुर को जो है सबसे पहले जो है मणिपुर को कब्जे में लिया था, जो कि अंग्रेज़ों के कब्जे में था। तो शरद चंद्र बोस जो थे ये इनके भाई ही थे। बारिंदर कुमार घोष जो है ये अनुशीलन समिति से संबंधित है। अनुशीलन समिति इन्होंने गठन किया था। चित्तरंजन दास जो है ये मोतीलाल नेहरू के साथ में इन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। और जो दूसरा इम्पोर्टेंट जो बात आती है कि चित्तरंजन दास जो है और बासंती देवी इनकी पत्नी, ये सबसे पहले जो है असहयोग आंदोलन के बाद जब सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था तो सबसे पहले जेल यही गए थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, वेयर वाज द फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ऑफ एशिया सेटअप इन इंडिया? भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है इंडिया में, ये कांडला गुजरात में स्थापित किया गया था, कांडला बंदरगाह के पास में। अब कांडला बंदरगाह का नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रख दिया गया है, और ये पहले जो है ये 1965 में इसको जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद में जो पहला SEZ बना, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी ये पहला जो है वो कांडला ही कहलाया था बाद में। ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक कहे जाते हैं? तो भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक जो है ये डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। इन्होंने इनको, और याद रखिएगा 15 सितंबर जो है ये एक सिविल इंजीनियर थे, तो इसलिए 15 सितंबर को जो इंजीनियर्स डे बनाया जाता है वो इन्हीं के जन्मदिन पर बनाया जाता है, इंजीनियर्स डे। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एक किताब और बताते हैं आर.सी. दत्ता के द्वारा लिखी गई, रोमेश चंद दत्त के द्वारा, जिसका नाम था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वो भी बहुत पूछा जाता है। तीसरी जो है इम्पोर्टेंट है वो है इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया, वो जो है धन का बहिर्गमन का सिद्धांत जो है जो दिया था वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर एम विश्वेश्वरैया को भारतीय आर्थिक नियोजन का जनक कहा जाता है। अगर हम बात करें कि सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय और जो राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था, तो वो किया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, ये याद रखिएगा। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो है उनका नाम जो है हरित क्रांति से लिया जाता है, हरित क्रांति के पिता बोले जाते हैं। भारत में हरित क्रांति के पिता डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को बोला गया है। महात्मा गांधी जी के बारे में आप लोग जानते ही हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है इनके बारे में आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जो स्वतंत्र भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो बने थे स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, याद रखिएगा। ये भी पूछा जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष कौन थे पहले, तो जीवी मावलंकर थे। किनके खिलाफ में सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव आया था, वो लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? वो भी जीवी मावलंकर थे। वो लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जो बाद में राष्ट्रपति बने थे? वो थी नीलम संजीवा रेड्डी। ये कुछ फैक्ट्स हैं, उनको याद रखिएगा। खास तौर से जो पहले बने हुए लोग हैं, जैसे पहले प्रधानमंत्री से लेकर के जो भी पहले इलेक्शन कमिश्नर बने, या फिर कैसे कह सकते हैं कि जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पहले एम.सी. सीतलवाड़ बने थे, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध के अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था उन्होंने? तो गौतम सिद्धार्थ इज बिलीव्ड टू हैव पायसली मेडिटेटेड एट विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस फॉर 6 ईयर। 6 साल के लिए उन्होंने जो है ध्यान किया था बिफोर ही वेंट टू द बोध गया जाने से पहले, फाइनल रियलाइजेशन, जब उनको जो है ज्ञान मिल गया था, उस जो ज्ञान पाने आ रहे थे उससे पहले। तो 6 साल के लिए उन्होंने जो है ये ध्यान किया था। और ये जो है डुंगेरी गुफा जो है, डुंगेश्वरी गुफा, यहाँ पर उन्होंने किया था। ठीक है, कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई थी, और तो यहाँ पर जो है महापरिनिर्वाण स्थल है इनका लुम्बिनी में। ये लुम्बिनी जो है ये नेपाल में पड़ता है, यहाँ जन्म हुआ था इनका। सातवें कुल के थे। सारनाथ में इन्होंने जो है सबसे पहले जो है पहला इसको धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है, पहला उपदेश दिया था। ठीक है, गया में इन्होंने, बौद्ध गया में जो है इन्होंने जो फल्गु कह सकते हैं नदी, या फिर कह सकते हैं निरंजना नदी के नीचे जो है वो पीपल के पेड़ के नीचे जो है इन्होंने ज्ञान पाया था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में INA ध्वज फहराया था। वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो सुभाष चंद्र बोस होस्टेड द INA फ्लैग एट मोइरांग इन 1944। ये मैंने अभी आपको बताया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूटीज दैट टाउन इज लोकेटेड नाउ इन मणिपुर? तो ये मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ। मणिपुर के बारे में मैंने चर्चा अभी, ये पहला क्वेश्चन आया था इससे पहले सुभाष चंद्र बोस जी पर, उस पर किया था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसके द्वारा पेश किया गया था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 13 दिसंबर 1946 बाय होम? सभी जानते हैं कि बाद में ये प्रस्तावना बना था और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है, बहुत इम्पोर्टेंट लीडर थे, पहले गृह मंत्री बने थे ये। और चंपारण माफ़ कीजिएगा, जो बारदोली सत्याग्रह था उसमें इनका नाम आता है, गांधी जी के साथ बारदोली सत्याग्रह में ये रहे थे। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी रही थी। 1925 में
पहली भारतीय महिला, याद रखिएगा, पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षा रही थी 1917 में। उस समय ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था 1925 में। 1917 में पहली जो महिला बनी थी कांग्रेस की अध्यक्षा वो एनी बेसेंट थी। वो अधिवेशन कहाँ हुआ था? वो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे, और उसके पहले जो है इनको जो है ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, और उससे पहले जो बात करेंगे हम कि उसके बाद में जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसमें भी इनका जो है गांधी जी के साथ जो है इन्होंने गिरफ्तारी भी दी थी। ठीक है, तो ये मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि पीटी को लेकर। एक्चुअली क्या है कि बेसिकली क्या है कि आपको जितनी भी टेबल्स हैं, सारे सब्जेक्ट में जो भी टेबल्स हैं, जैसे मान लीजिए नदियों को लेकर के टेबल है ऋग्वैदिक सभ्यता में, या फिर कोई जगह में कोई भी उत्खनन में कोई चीज़ मिली है उसको लेकर के कोई टेबल है, किसी भी जो कवि है या कोई मान लीजिए लेखक है तो वो किसके शासनकाल में रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ में उसी तरह से ज्योग्राफी में भी जो भी पर्वत पठार में और जो भी नदियां हैं, जो भी भारत की नदियां या फिर विश्व की नदियां हैं, तो इनसे जितने भी टेबल्स आपको मिलती है जनरल नॉलेज की किताब में, तो वो सारी टेबल्स आप ज़्यादातर याद कर लीजिए। तो वो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो टेबल से ही पूछे जाते हैं। और बाकी जो है जैसा कि मैं एक एक करके क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको एक क्लू दे पाऊँ, क्योंकि क्लू ही देना रहेगा, वो 4-5 दिन रह गए हैं तो क्लू ही दे पाऊँगा कि आप लोग को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बेसिकली जीएस में आपको एक बुक उठानी है, कोई भी आप एक बुक उठा लीजिए, और उस बुक में जो है सबसे पहले तो है कि जितने भी टेबल्स हैं, चाहे वो साइंस को लेकर के विटामिन्स की टेबल हो, चाहे वो लेकर के बॉडी पार्ट्स को लेकर के हो, या फिर किसी भी मान लीजिए साउंड की स्पीड्स को लेकर टेबल हो, तो ये तो साइंस को लेकर हो गया। उसके बाद जो है कि हिस्ट्री में जो भी टेबल्स हैं, जैसे मान लीजिए प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति और चौथी बौद्ध संगति जो है कब हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, क्या हुआ था, ठीक है, वो बात आ रही है। और उसके बाद जो है इसमें बात करते हैं कि प्राचीन भारत से लेकर के जब हम मध्यकालीन भारत पे आएंगे, तो मध्यकालीन भारत में केवल ये है कि किस विभाग की स्थापना किसने की। जैसे दीवाने मुस्तखराज की स्थापना जो है अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। विजारत का स्वर्णकाल जो है वो तुगलक को बोला जाता है, मोहम्मद तुगलक के टाइम पे दीवाने अमीर गोही की स्थापना की थी, है ना। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कौन सा विभाग जो है किसने स्थापना की थी। और उसी के साथ साथ जो है मुगल काल में क्या है कि कौन सी जो स्थापत्य कला थी, और जो दिल्ली सल्तनत में जो स्थापत्य कला थी किसने बनाई थी कौन सी, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में जो मौर्य काल है उसको अच्छे से पढ़िए। जो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के बारे में दिया गया है उसको अच्छे से पढ़िए। गुप्त काल के बारे में अच्छे से पढ़िए। और उसके बाद जो है साउथ में चोलों के बारे में पढ़िए। तो इसको लेकर के क्या है कि जो भी आपकी टेबल्स जितनी भी दी गई है जीके में, तो वो टेबल जरूर आप याद कर लीजिए। जैसे कहने का मतलब है कि एक एग्जाम्पल ले लिया जाए तो कल्चर को लेकर के टेबल है, सेरी कल्चर क्या है, पिसी कल्चर क्या है। तो रेशम हो गया सेरी कल्चर, या पिसी कल्चर हो गया तो वो मछली से संबंधित हो गया। फिर अगर मान लीजिए उसके बाद में पूछा जाता है कि किसी और हॉर्टिकल्चर का नाम आता है, बागवानी का, है ना, और एरोपोनिक्स का नाम आ जाता है, हाइड्रोपोनिक्स का नाम आ जाता है। तो ये जो एक टेबल है तो वो टेबल आप जो है उसको ज़रूर याद कर लीजिए। तो सारी टेबल आप जो है एक तरह से रिवाइज़ कर लीजिए तो बहुत सी चीज़ें जो है आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा टेबल्स आपको रिवाइज़ कराने की कोशिश करूँगा। और साथ साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी कराए वो पिछले एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो आने वाले एग्ज़ाम में जो है जितने भी दिन बचे हुए हैं मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना करके जो है आपको दूँ, और उससे जो है आपकी तैयारी जो है इतनी हो जाए कि कम से कम जो है आपको ये लगे कि हाँ पैट में हमारी जो जीएस है वो अच्छी तरह से तैयार हो गई है। तो इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।